तो एक क्वेश्चन लिखो, थ्री कैपेसिटर्स as shown of capacitance 1 microfarad, 2 microfarad and 2 microfarad are charged up to potential difference of 30 volt, 10 volt and 15 volt respectively, are charged up to potential difference 30 volt, 10 volt and 15 volt respectively. If terminal A is connected with D, if terminal A is connected with terminal A is connected with D, C is connected with E, C is connected with E, and F is connected with B, A is connected with D, C is connected with E, and F is connected with B, then find out charge flown in the circuit, and final charges on capacitors, तो इसमें देखो, पहले तो इसको ड्रॉ करें, सर्किट को क्या कहा गया है। तो ये ए और बी वाला जो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड का, अब ए को किससे कनेक्ट किया है? डी से। तो ए इज कनेक्टेड विद डी, ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। डी को किससे कनेक्ट किया है? सी से। और सी को किससे कनेक्ट किया है? ई से। मतलब डी और सी तो सॉरी कनेक्टेड ही है आपस में। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट कुछ बनेगा। ए को डी से कनेक्ट किया, सी को ई से और एफ को बी से। कहीं भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नीचे बनाना, इसको चाहे तो इधर बना लो, ऊपर बना लो, किसी भी तरह से, बस वो कनेक्टेड आपस में इस तरह से होने चाहिए। ए वाला जो पॉइंट है वो डी से कनेक्टेड है, सी वाला ई से, एफ वाला बी से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब देखो, हम ये नहीं बोल सकते कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए। हाँ, इसके अक्रॉस इन दोनों के बराबर होना चाहिए, लेकिन उससे अपने पास ऐसा कोई रिलेशन अपने को पता नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम जैसे किरचॉफ्स लॉज यूज करते हैं, वो काम आते हैं। जैसे ऐसे अगर कोई भी एक सिंगल ब्रांच होती है या सर्किट होता है, उसमें क्या फ्लो करता है? सेम करंट फ्लो करता है। अब यहां पे स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो करंट तो क्या होगा? जीरो। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि पूरे सर्किट में सेम चार्ज फ्लो किया होगा। पहले कुछ भी अलग अलग चार्ज था, इनको तीनों को हमने कनेक्ट किया, तो जो भी चार्ज फ्लो किया होगा वो क्या होगा? तीनों पे, मतलब पूरे सर्किट में सेम चार्ज फ्लो किया होगा। तो अब जैसे इस पे कितना चार्ज था पहले? 30 माइक्रोकूलम, इस पे -30 माइक्रोकूलम, इस पे 20 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम, इस पे 30 माइक्रोकूलम एंड -30 माइक्रोकूलम।
ठीक है, अब हम ये मान लें कि कुछ Q चार्ज फ्लो किया सर्किट में, तो लेट चार्ज Q हैज फ्लोन इन, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज मान लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे Q चार्ज फ्लो किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो A वाली प्लेट है, इसमें पहले कितना चार्ज था 30, Q फ्लो करके उस पर और आ रहा है चार्ज, तो अब कितना चार्ज हो जाएगा उसका 30 प्लस Q। इधर से गया होगा Q, तो ये -30 माइनस Q हो जाएगा। ऐसी F वाली प्लेट है, इस पे -30 चार्ज था और इस पे Q आ रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा -30 प्लस Q। और यहां से जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 30 माइनस Q। ऐसे ही C वाली प्लेट पे कितना चार्ज था 20 और उस पे Q आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस Q और यहां से जा रहा है तो -20 माइनस Q। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो हमने Q चार्ज माना फ्लो करेगा और पूरे सर्किट में सेम ही चार्ज फ्लो किया होगा, तो उसके हिसाब से अगर चार्ज ऐसे फ्लो किया तो इसका Q बढ़ेगा, इसका Q कम हो जाएगा, क्योंकि इससे गया, इस पे आया तो इसका Q बढ़ा, फिर इससे गया होगा तो इसका Q कम हुआ होगा, ऐसे इसका बढ़ा, इसका कम हुआ। अच्छा, अब जो किरचॉफ्स करंट लॉ या वोल्टेज लॉ है वो अपन कभी भी लगा सकते हैं। करंट लॉ जैसे किसमें लगता है जंक्शन में, और वोल्टेज लॉ किस पे लगता है एक लूप में। तो और किसी भी इंस्टेंट पे लगा सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेजेस का सम हर इंस्टेंट पे क्या आएगा 0। ऐसे करंट किसी भी जंक्शन से जाने वाला क्या होता है 0। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने एक चीज जो लिखी थी कि अगर हमें ये तो पता है कि चार्जेस हमेशा कैपेसिटर की प्लेट्स पे इक्वल ऑपोजिट होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये Q कितना होगा। हो सकता है ये Q 10 हो तो ये पॉजिटिव प्लेट हो सकता है -40 हो तो ये नेगेटिव प्लेट हो। जब Q वेरिएबल है तो हम ये नहीं बता सकते कौन सी पॉजिटिव प्लेट होगी कौन सी नेगेटिव। तो हम उस केस में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? तो अगर हम इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान ले तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा क्यू ए बाय सी। और अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान ले तो क्या लिखा जाएगा क्यू बी बाय सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि जब वेरिएबल में हमारे पास चार्जेस हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस में किसी को भी प्लस या माइनस मान सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से, लेकिन जिसको प्लस मानेंगे उसका चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा। तो जैसे इसमें अपन इसी को मान लेते हैं प्लस, इसको माइनस, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस 30 प्लस Q बाय 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें किसी को भी प्लस मान सकते, इसको प्लस मान लें और इसको माइनस, तो अब क्या लिखेंगे, इस साइड को प्लस माना हमने तो इसका चार्ज, तो इसका चार्ज कितना है 30 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहां ध्यान रखना है चार्ज भी माइक्रो में है और कैपेसिटर भी माइक्रो में है, तो वो फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें अपन इसको प्लस मान लेते हैं इसको माइनस, तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 20 प्लस Q बाय 2, ये हो जाएगा। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में सभी वोल्टेजेस का नेट सम क्या होना चाहिए 0। तो उसको यूज करो, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ए बी एफ ई सी डी ए, इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओ।
तो किरचॉफ्स लॉ से क्या आएगा? तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस 30 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, फिर यहां से माइनस से कहां जा रहे हैं? प्लस, तो प्लस 30 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, और फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस 20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस से माइनस गए पहले तो क्या लिखेंगे? माइनस, फिर माइनस से प्लस गए तो प्लस, और फिर प्लस से माइनस गए तो माइनस। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? -60 माइनस 2q प्लस 30 प्लस q माइनस 20 माइनस q इज 0। क्या हो गया? अच्छा सॉरी, ये 30 माइनस q है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4q इज इक्वल टू 50। q इज इक्वल टू -50/4। ठीक है ना, ये -4q, यहां पे बचेगा -50, -50 को इस तरफ ले गए तो ये आ जाएगा 50, तो q आ जाएगा -50/4, दैट इज -12.5। और किस में आएगा ये? माइक्रो कूलम। एक्चुअली ये चार्ज अपना माइक्रो कूलम में चल रहा था, ये भी किस में आएगा? माइक्रो कूलम। और माइनस क्या शो कर रहा है? कि क्लॉकवाइज फ्लो नहीं किया होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया होगा ये चार्ज। और अब फाइनल चार्ज बताना है तो Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो Q है -12.5, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 30 माइनस 12.5, 17.5। इस पे चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा? 30 माइनस, माइनस Q खुद नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा? 42.5। और इस पे 20 प्लस Q, तो इस पे हो जाएगा 7.5। तो इस तरह से फाइनल चार्ज आ जाएगा। आ रहा है समझ? अच्छा, इसमें भी अगर कोई हीट प्रोड्यूस पूछे तो क्या करना है? U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो अलग से कोई एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है उसके लिए। इनिशियली हर एक की इंडिविजुअल एनर्जी निकाल लो, फाइनली चार्ज पता है उससे फाइनल एनर्जी आ जाएगी, उसका डिफरेंस लोगे तो हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें भी कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे जंक्शन लॉ हमको यूज करना पड़ता है, और वो थोड़ा सा आसान होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो देखते हैं प्रॉब्लम करके। ये सर्किट दे रखा है, क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट, find out the charge on each capacitor. In the given circuit, find out the charge on each capacitor. Initially capacitors are uncharged.
तो इसमें 3 कैपेसिटर्स हैं। अब तीनों एक ब्रांच में नहीं है, ऐसे अलग अलग ब्रांच में है। देखो अब इसमें भी एक तरीका तो यही है कि हम मान ले यहां से Q1 चार्ज फ्लो किया होगा, यहां से Q2 गया होगा, तो यहां से Q1 माइनस Q2 गया होगा। जैसे करंट के लिए करते हैं हम कि यहां से I1 गया, यहां से I2 गया, तो यहां से I1 माइनस I2। तो वैसे ही मान लो यहां Q1 चार्ज फ्लो किया होगा, यहां Q2, यहां Q1 माइनस Q2। दो लूप मान के किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या फिर जंक्शन लॉ देखें अगर हम, तो यहां पे जंक्शन लॉ का क्या मतलब होगा। जंक्शन लॉ में वैसे हम क्या करते थे, क्या मानते थे, वोल्टेजेस मानते थे, ठीक है ना। लूप लॉ में करंट मानते थे और उसमें जंक्शन लॉ में वोल्टेजेस। तो हम किसी एक पॉइंट को जीरो मान ले, तो इसको जीरो मान लिया, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे रेजिस्टेंस बना होगा तो उससे फर्क पड़ेगा, यहां नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर वाली ब्रांच है और हम किसकी बात करते हैं, स्टडी स्टेट की। तो अगर यहां पे कहीं पे रेजिस्टेंस बना भी दिया तो भी स्टडी स्टेट में उससे कोई करंट नहीं जाएगा, तो उसको कैसा मान सकते हैं, प्लेन वायर ही मान सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बना भी होगा तो स्टडी स्टेट में कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 30 वोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, इसमें ये प्लस होगा ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -25 वोल्ट। और इसमें ये माइनस ये प्लस, तो ये कितना होगा, 10 वोल्ट। अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता चल रहा, अब पता भी नहीं सकते सीधे, क्योंकि हमें किसी कैपेसिटर पे चार्ज नहीं पता है। तो इसका पोटेंशियल हम क्या मान सकते हैं, एक्स। अच्छा, लेकिन जब हम करंट लॉ लगाते थे या जंक्शन लॉ लगाते थे तो क्या बोलते थे, एक जंक्शन से जाने वाले करंट का सम क्या होगा, जीरो। या तो करंट ही जीरो है हर ब्रांच में, वो तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। हाँ, अब देखो इसमें एक्चुअली ये जो 3 प्लेट्स हैं, देखो ये इधर से इधर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या होगा, इंसुलेटर। ऐसे ही इस प्लेट में भी यहां से कुछ ट्रांसफर नहीं हो सकता, और ऐसे ही इस प्लेट में भी यहां से कुछ ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये जो 3 प्लेट्स हैं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म करेंगे। तो इनका चार्ज आपस में तो एक दूसरे पे जा सकता है, लेकिन इन तीनों का मिलाकर जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और अगर इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज थे तो इनिशियली कितना चार्ज था तीनों पे, जीरो, तो फाइनली भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। और इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम will remain conserved। अच्छा, अब इसमें भी ध्यान रखना है अपने को कि जैसे अगर 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और हमें चार्ज लिखना है, तो अगर हमें इस प्लेट का चार्ज लिखना है QA, तो क्या लिखेंगे, तो वो होगा C इंटू VA माइनस VB। और अगर B वाली प्लेट का चार्ज लिखना है तो वो क्या होता है, C इंटू VB माइनस VA। तो अब अपना आइसोलेटेड सिस्टम हम इन 3 प्लेट्स का बोल रहे हैं, तो हमें इस वाली प्लेट, इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट, इन तीनों का नेट चार्ज क्या करना है, जीरो। तो इसका नेट चार्ज क्या लिखोगे उस तरीके से, C कितना हो गया, 1। और किसमें से किसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको नहीं, इसका चार्ज लिखना है तो इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 10। तो 1
इंटू एक्स माइनस, अच्छा देखो माइक्रो सब जगह आएगा फेराड, जब इक्वल टू 0 करेंगे तो माइक्रो वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो उसको छोड़ दो, वो कैंसिल हो जाएगी हर जगह। अब ऐसे ही इस वाली प्लेट का चार्ज क्या लिखोगे? इसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस 25, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 25, तो प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 25। और ऐसी थर्ड प्लेट, इस वाली प्लेट का चार्ज क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 30। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और x आ जाएगा, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देखो क्या होता है। तो x की कैलकुलेशन करोगे तो यहां से आएगा x, ये 2x और ये 2x, तो कितना आ जाएगा? 5x। ये आएगा -10 प्लस 50 माइनस 60, तो बचेगा -20। तो 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो x 4 वोल्ट आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल हो गया 4। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6। तो इस पे क्या चार्ज होगा? 6 माइक्रो। 6 किसका? इस वाली प्लेट का, और इसका -6। ये 4, ये -25, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 29 वोल्ट। माइनस नहीं, ये प्लस ये माइनस, इसका हाई पोटेंशियल, इसका लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 29 वोल्ट। तो इस पे कितना चार्ज होगा? 58 माइक्रोकूलम। इस पे -58 माइक्रोकूलम। और ऐसे ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये 4 ये 30, तो कितना आ जाएगा? 26। ये हाई पोटेंशियल होगा, तो यह रहेगा 52 माइक्रोकूलम, और यह रहेगा -50। ठीक है, तो ये फाइनल चार्जेस आ जाएंगे कैपेसिटर के ऊपर। इनका सम देखो भी सकते हो, वही 0 आएगा जब मैंने उसका यूज किया है। ठीक है, तो ये चार्ज क्या रहता है? अच्छा, अगर ये पहले से चार्ज होते तो भी कॉन्सेप्ट यही लगता, बस वो नेट चार्ज हो सकता है 0 नहीं होता। जैसे मान लो पहले इस पे 4 माइक्रोकूलम था, इस पे 10 था, इस पे -5 था, तो 10 4 कितना? 14 -5 कितना था? 9। तो उसको हम किससे इक्वेट कर देते? 9 माइक्रोकूलम से इक्वेट कर देते, और फिर x की वैल्यू आ जाती है उसके हिसाब से। ठीक है,